साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में ही व्यापार है, इसलिए वो हर चीज बेच लेते हैं और तो और भक्तों की भावनाओं को भी बेच लेते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को जगाया गया, उसकी इलेक्शन के समय में खरीद फरोख्त की गई। लेकिन आज सवाल पूछिए कि पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है। क्या ये सरकार ये पता लगा पाई इतने सालों में कि पुलवामा में जो 40 लोग मारे गए थे उसका गुनहगार कौन सा संगठन था? देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आई, ये सरकार पता नहीं कर पाई। उसी तरीके से आपकी भावनाओं को बेच करके आपसे थाली पिटवाई गई, शंख बजवाया गया, मंदिर की घंटी बजवाई गई, ताली पिटवाई गई। पूछिए कि किसके लिए, तो भक्त जवाब देंगे कि देश के लाखों सफाई कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और तमाम पैरामेडिकल्स स्टाफ के लिए जो हमारी सुरक्षा में, हमारे इलाज के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहां भी आपकी भावनाओं को बेच लिया गया, क्योंकि सरकार को इन सारे लोगों की जरा भी चिंता और फिक्र है ही नहीं। ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये आरोप खुद गवाह हैं, क्योंकि एम्स, जिसको आप देश का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान मानते हैं, जो प्रधानमंत्री के निवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उस दिल्ली में स्थित है जिसको देश की राजधानी कहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट उस दिल्ली में रहती है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उस दिल्ली में रहते हैं। उसी दिल्ली में स्थित देश के सबसे बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर श्रीनिवास और अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श प्रताप सिंह ने एक पत्र लिखा एम्स के डायरेक्टर को। उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा वार्डों में पर्याप्त मास्क और जरूरी उपकरण उपलब्ध ही नहीं है। उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर मांग की कि पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमें उपलब्ध कराएं। इसी तरह की मांग की गई लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटी बजाने में जो व्यस्त थे, वो कम से कम केजीएमयू के आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारत और महासचिव मोहम्मद तारिक अब्बास के उस लेटर का संज्ञान लेकर के इस बात की पुष्टि कर लेते कि इन लोगों, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जान को भी खतरा है और हमें भी पीपीई, यानी कि पीपीई में क्या क्या आता है, रबड़ के कोट आते हैं, चश्मे आते हैं, फेस शील्ड आती है, NH95 मास्क आता है, डिस्पोजल कोट आते हैं और हैंड ग्लव्स आते हैं। ये सारी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। आरोप तो यहां तक है कि NH95 मास्क तो छोड़िए, सामान्य मास्क भी एम्स में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कई बार वहां के कर्मचारियों की, वहां के अधिकारियों से झड़प हो जाती है, क्योंकि जान सबको प्यारी है। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, चाइना समेत पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है, वहां अपने कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस स्टाफ को इस तरीके के इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन भारत में स्थिति यह है कि सामान्य मास्क भी किसी को मिल पा रहे हैं, किसी को नहीं मिल पा रहे हैं, और उनसे उम्मीद की जा रही है कि केवल हम तुम्हारे सम्मान में थाली पिटवा देंगे, तुम अपनी जान की बाजी लगा करके कोरोना वायरस से भिड़ जाओ। ये तो पत्रों की बात हुई, लेकिन हिम्मत जताते हुए उत्तर प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी शशि सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में नर्स हैं। उन्होंने साफ तौर पर वो वीडियो जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की और पूरे केंद्र सरकार के दावों की पोल खोल करके रख दी है। उनका स्पष्ट कहना है कि हमें जरूरी उपकरण नहीं दिए गए तो हम काम करने में असमर्थ हैं। केवल वो वीडियो में रो ही नहीं, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने जो भावनात्मक अपील की है वो बयां करती है कि किस तरीके से ये सरकार आपकी भावनाओं को लूट लेती है, लेकिन जरूरी उपकरण, जरूरी सुविधाएं सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं है। वीडियो सुनिए। मेरा नाम शशि सिंह है और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं समय ड्यूटी पर हूँ। ये हमारा वार्ड है। अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि हमारे यहाँ भी वही स्थिति है कि नर्सेज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इवन N95 मास्क तक नहीं है, प्लेन मास्क एक मिलता है और ग्लव्स है, उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं।
मेरा सबसे ये कहना है कि ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, सामान नहीं है नर्सेज के पास, और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं सस्पेक्टेड, उनको हैंडल कीजिए। पत्रकार बंधुओं से और जनता से, देश की जनता से मेरा सवाल है कि हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही हैं और मना किया जा रहा है कि बोलिए मत। ये क्या तरीका है आपका? आप हमसे कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड हैंडल कराएंगे और हमें ग्लव्स सिर्फ देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे। हम क्यों छुएं? हम क्यों छुएं भाई? रिस्क है, सब जान रहे हैं रिस्क है, हम क्यों छुएं? क्या ये देश इतना गरीब हो गया है कि हमें पीपीई किट नहीं मिल सकती? सबसे पहले जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती बताइए? हमें प्रोटेक्शन की किट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं कर्मचारी नेता हूं, मेरा दायित्व बनता है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रदेश महामंत्री हूं और मैं उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की भी प्रदेश महामंत्री हूं। मेरा हर कर्मचारी के लिए दायित्व बनता है कि मैं इसकी सुरक्षा के बारे में सोचूं, और हमसे पहले तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारी कर्मचारी है। सबसे पहले तो इन्होंने ये देखिए कि नौकरियों को क्या टके टके पर कर दिया है। इसलिए कह रही हूं कि 24 घंटे तक हम लोगों को संसाधन नहीं मिलेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ना हमारे कर्मचारी कर पाएंगे और ना हम कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना टीवी में जो घंटे शंख घड़ियाल बज रहे हैं, और अभी ये भी फोन हमारे पास आया कि दीदी हमारा तो कहीं नामो निशान ही नहीं है कि कोई नर्सेज ने भी कुछ किया या कर्मचारियों ने भी कुछ किया। हाँ, भारत के डॉक्टर देखियो ये कर रहे, भारत के डॉक्टर वो कर रहे। अपनी जान को खतरा बताते हुए जो वीडियो वो हिम्मत करके सामने लाई हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर कहना है शशि सिंह का कि हमें मुंह बंद करने की चेतावनी दी जाती है, नहीं तो नौकरी से निकालने की धमकी भी मिलती है। लेकिन हमारा भी परिवार है, हमारी उसके प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए तमाम नैतिकता के मापदंडों को तोड़ते हुए मैं अपनी आवाज बुलंद कर रही हूं। अगर हमें जरूरी उपकरण यानी कि पीपीई नहीं दिए गए तो हम काम नहीं करें। और अधीक्षक धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें निकाल दूंगा, नहीं तो तुम ऐसे ही काम करो। वो बजट कहां जा रहा है? मैं जानना चाहती हूं कि ये पत्रकार बंधु वास्तव में अपना कार्य करें। हर अस्पताल से पूछा जाए कि कितना बजट मिला और क्या क्या सामान वास्तव में खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया। क्योंकि नर्सेज को तो नहीं मिला, तो किसको मिला? मैं इसलिए इस तरह बात कर रही हूं क्योंकि आज हमारी जान जोखिम में है, तो ऐसी भी क्या बाध्यता, ऐसी भी क्या एथिक्स, और ट्रीटमेंट करने वालों का ये हाल आप कर देंगे। हम भी बीमार पड़ गए तो आपका इलाज कौन करेगा? तो प्लीज, मैं तो कह ही रही हूं, आप भी कहिए सिस्टम से कि वो हॉस्पिटल में सामान बहुत ज्यादा मात्रा में दे। ये बाढ़ वाला कार्यक्रम अब नहीं चलेगा। आप सुन लीजिए, मुझे सब पता है कि बाढ़ में सामान कितना इस्तेमाल होता है, कितना खा लिया जाता है। ये नहीं चलेगा। आप हमें दीजिए सामान, चाहे जहां से दीजिए, वरना हम काम नहीं करेंगे। हमारे भी फैमिली और बच्चे हैं, कसम हमने ली है, हम उनको क्यों मारें? हम प्रभावित होंगे तो उन तक भी ये चीजें पहुंचेंगी। हमें कोई हक नहीं है कि हम जन सेवा करने के लिए अपने परिवार को मौत के मुंह में डाल दें। ओपन हैंड से काम नहीं करेंगे। ओपन हैंड मीन्स कि बिना पीपीई किट के काम नहीं करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में ही व्यापार है। उसकी पुष्टि एक बात से और कर देता हूं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 फरवरी को विश्व भर के देशों को एडवाइजरी जारी करके कहा था कि वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क, गाउन बनाने के सामान का भंडारण करके यानी कि स्टोर करके रखें, इसको अन्य देशों को ना बेचें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री ने 19 मार्च यानी कि कुछ दिन पूर्व तक अनुमति दी गई कि इन सारी जरूरी सेवाओं को विदेश में बेचा जाता रहे 10 गुना मुनाफा लेकर के। इसका मतलब पैसा कमाने के लिए सरकार ने भारत में जिस चीज की कमी थी उसको विदेशों में बेचा। ये आरोप मेरा नहीं है, बगल में आप पत्र देख रहे हैं, उस पत्र में स्पष्ट तौर पर 19 मार्च की तारीख दिख रही है।
19 मार्च की तारीख तक अनुमति दी गई थी कि आप ये सारा सामान विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थाली पिटवा करके, शंख बजवा करके जिस लड़ाई की उम्मीद देशवासियों से की जा रही है, उस लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 1 रुपए भी बजट अभी तक घोषित नहीं किया है। तमाम सारे जागरूक विधायकों और सांसदों द्वारा कुछ कुछ निधि की घोषणा की जा रही है। 1 करोड़ से लेकर के 25 लाख तक की निधि सांसदों और विधायकों द्वारा घोषित की जा रही है। वो मजबूरी है, इसलिए घोषित की जा रही है कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धन उपलब्ध ही नहीं करवाया गया है। तो जरूरी उपकरण नहीं खरीदे जा पा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं खरीदे जा पा रहे हैं, मास्क नहीं खरीदे जा पा रहे हैं। इसलिए मजबूरी में विधायकों और सांसदों को अपनी निधि से 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक सरकारों को देना पड़ रहा है, प्रशासन को, और कहना पड़ रहा है कि इसी से आप ये सारी चीजें खरीद लीजिए। सोच लीजिए कि भारत की लड़ाई उस समय कहां तक ठहरी हुई है, जहां ब्रिटेन में जितने भी वर्कर हैं उनकी 80% सरकार ने देने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब 2500 पाउंड प्रति माह घर बैठे बैठे उनको दिए जाएंगे। कंपनियों को बचाने के लिए 350 अरब पाउंड के पैकेज की घोषणा की गई है ब्रिटेन में। 7 लाख छोटी कंपनियों को बचाने के लिए 10,000 पाउंड की मदद की घोषणा की गई है। अमेरिका में $1,000 प्रति माह दिया जाएगा जिन आदमियों को घर पर बैठने के लिए कहा गया है। इसके अलावा $104 बिलियन का पैकेज घोषित किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कनाडा में $27 बिलियन का पैकेज घोषित किया गया है। पुर्तगाल में 10 बिलियन यूरो का पैकेज घोषित किया गया है। स्पेन में 600 मिलियन यूरो का पैकेज घोषित किया गया है। ऐसे ही विश्व के जो अन्य देश हैं वहां भी कोरोना से लड़ाई के लिए बाकायदा पैकेज घोषित हो गए हैं। लेकिन भारत में बिना बजट के, बिना कोई खर्च घोषित किए हुए अभी तक केवल ताली से इस लड़ाई को लड़ने की बात की जा रही है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को केवल यहां तक नहीं झेलना पड़ रहा है। देश के तमाम हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि जिन मकानों में वो किराए से रहते हैं उनको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए क्योंकि मकान मालिकों को डर है कि ये लोग अस्पताल से आते हैं तो कहीं कोरोना वायरस साथ में लेकर के ना आ जाएं। सोच लीजिए कि जिन लोगों के नाम पर आपकी आस्था को बेचने की कोशिश की गई, उन लोगों की सरकार को कितनी चिंता है। ये तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की बात हो गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेली बुला करके लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। तमाम सारे जिलों में मीटिंगों की बात की जा रही है, लेकिन मीटिंगों में इकट्ठे होने वाले अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों के सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, ये सरकार से जवाब मत मांगिए। केवल सरकार के कहने पर बालकनी में खड़े हो जाकर के थाली पीटिए और ताली बजाइए, तब ये सरकार खुश रहेगी। अगर आप सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा कि आप कोरोना वायरस से लड़ाई को बाधित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि देश में स्थिति धीरे धीरे अगर व्यावहारिक रूप लेती गई तो सरकार के इंतजामात पूरी की पूरी धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ही जरूरी लड़ाई के साधन नहीं दिए गए हैं जो लोग आपकी पहली लड़ाई में भागीदारी बनेंगे। इसका मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ। तो समय रहते इन लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, वरना आपकी थाली बजाने का, ताली पीटने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप भक्त नहीं हैं तो सरकार पर सवाल उठाइए इस बात को लेकर के कि इन लोगों के पास जरूरी चीजें पहुंचाइए, क्योंकि अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो गए तो आपका और हमारा इलाज कौन करेगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मेडिकल साइंस। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है